एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वायत्त शासित परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, दिल्ली फिलहाल एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली फिलहाल एक केंद्र शासित प्रदेश है। 69वें संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये संशोधन हुआ था 1991 में। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि दिल्ली को एक तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, और दूसरा यह हुआ कि यहां पर एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, मंत्री परिषद होगी तो इसका मतलब क्या है कि विधानसभा भी होगी। ठीक है, विधानसभा भी होगी। मोस्ट लाइकली जैसे आप लोग जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, यानी वहां पर जो मध्यवर्ती इकाई है यानी विधानसभा जैसी संकल्पना नहीं होती है। सीधे वहां पर सांसद चुने जाते हैं, लेकिन विधायक या यानी विधानमंडल वहां पर नहीं होता है। लेकिन भारत में दो राज्य ऐसे हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। ठीक है, जहां पर राज्य भी हैं, सॉरी, जहां पर विधानसभाएं भी हैं। और अगर विधानसभा है तो जाहिर सी बात है कि मंत्रि परिषद होगी, मंत्रिमंडल भी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पर अगर वो पूर्ण राज्य होता है तो वहां पर राज्यपाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उपराज्यपाल हैं। जाहिर सी बात है कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वास्तव में ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दमन एवं दीव, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन आपके 4 हैं, सही होगा इसमें दिल्ली। दिल्ली को अगर देखा जाए तो आबादी के हिसाब से ये सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश होगा। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है तो इसका क्षेत्रफल जो है वो चूंकि एनसीआर तक लगभग आ जाता है, इसलिए ये काफी बड़ा पोर्शन हो जाता है। सबसे बड़ा संघ राज्य है। ठीक है, कौन होगा, दिल्ली होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों पर विचार कीजिए जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बने। ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बने, यानी ये पहले भारत के अंग नहीं थे। ठीक है, तो वास्तव में गोवा, दमन और दीव ये भी बाद में बना, पुडुचेरी ये भी बाद में बना, सिक्किम ये भी बना, दादर एवं नगर हवेली। तो वास्तव में तो सब 4 के चारों हैं, ये बाद में ही भारत में एक संघ राज्य क्षेत्र के तौर पर शामिल किए गए जो है अलग अलग, यानी राज्य क्षेत्र जो ऐसे हैं ये स्वतंत्रता से पहले जो है वो ब्रिटिश भारत में नहीं आते थे। 15 अगस्त 1947 के बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब इनको जो है एक एक करके जो है ये भारत का अंग बने। तो इसमें वास्तव में आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी इसमें 1, 2, 3 यानी गोवा, दमन एवं दीव, पुडुचेरी, सिक्किम, दादर और नगर हवेली ये सब जो है बाद में, यानी कब, 15 अगस्त 1947 के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प कह रहा है आपका, पहला विकल्प कह रहा है 240 एक का, 240 एक खा, 240 एक गा, 240 एक घा। अब अगर सही इसमें देखा जाए तो 240 एक घा का जिसका संबंध पुडुचेरी से है, ये फिलहाल आंसर में ये
सही सुमेलित नहीं है। 240 एक का संबंध किससे है? अंडमान और निकोबार द्वीप से है। 240 एक का संबंध लक्षद्वीप से है, सही है। 240 एक का संबंध भी किससे है? दमन और द्वीप से है। लेकिन 240 एक का संबंध पुडुचेरी से नहीं है, ठीक है। तो ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है? यहां सही और गलत पर बहुत ध्यान देना होता है आप लोगों को। पहला कह रहा है गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बी कह रहा है दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। सी कह रहा है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। डी कह रहा है दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। कह रहा है गलत। तो गोवा को वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये सही है। बी कह रहा है दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, सही है। दीव जो है वो खंभात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही है। सी कह रहा है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, सही है। डी कह रहा है दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक, नो, ये फ्रांसीसी औपनिवेशिक नहीं था, बल्कि ये पुर्तगाली औपनिवेशिक था। क्या था ये? पुर्तगालियों का। आप जानते हैं गोवा में, दादर नगर हवेली में और दमन द्वीप में यहां पर पुर्तगालियों का कब्जा था, ठीक है। यहां पर पुर्तगालियों का कब्जा था, ये यानी पुर्तगाली जो है उपनिवेश थे, फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं था। इसका मतलब क्या है कि ये गलत है ऑप्शन। और अगर देखा जाए तो ऐसे तो क्या हो जाएगा? इसमें आंसर के हिसाब से ये सही है, ठीक है। डी जो है आपका इसमें गलत है, ठीक, डी गलत है। अगला क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है। तो दमन और दीव, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप। अगर तुलना की जाए तो सबसे छोटे में क्या आएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो है क्षेत्रफल जो है वो इन सब में तुलनात्मक दृष्टिकोण से क्या है? सबसे कम है। तो क्या आ जाएगा? यहां पर लक्षद्वीप होगा आंसर में। अगला देखते हैं, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत और 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो वास्तव में ये जो सिक्किम है ये भारत का राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये 22 फरवरी 1975 को हुआ था, ठीक है। 1975 में हुआ था, 22 फरवरी 1975 को ये 35वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी के द्वारा ये सिक्किम को भारत संघ का एक राज्य बनाया गया था, ठीक है। तो आंसर होगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर नागरिकता के प्रावधान के हिसाब से देखें तो भारत का जो संविधान है वो केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या करता है? एकल नागरिकता, यानी आप केवल भारत संघ के नागरिक हो सकते हैं, किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं और ना ही राज्यों की आपकी कोई नागरिकता होती है। आप सिर्फ राज्य के एक निवासी होते हैं, नागरिक आप सिर्फ भारत संघ के होते हैं। और अगर आपने किसी और देश की नागरिकता भी ले ली तो नो डाउट अपने आप वहां की नागरिकता लेते ही यहाँ की नागरिकता आपकी अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और इस देश का नागरिक रहते हुए किसी और देश की नागरिकता आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या किसी और देश के नागरिक हैं अगर आप, तो आप इस देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब हुआ यहां पर एकल नागरिकता का यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। आंसर होगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता का अर्थ है, नागरिकता का अर्थ है यानी अगर आप सिटीजनशिप की बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है? नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, सेकंड लोकसभा
और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। तीसरा कह रहा है संसद और विधानसभाओं के सदस्य बनने का अधिकार। ठीक है, दरअसल नागरिकों को पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, सारे के सारे सिविल से संबंधित अधिकार और पॉलिटिकल राइट्स ये मिले, बात सही है। लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार नहीं, आप हर राज्य में मताधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी संघ के लिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जहां पर आपका नॉमिनेशन है, यानी जहां के निर्वाचक नामावली में आपका नाम है और वही नाम होगा जिस राज्य के आप निवासी होंगे, ठीक है ना, तो आप वहीं पर हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते हैं। तो नागरिकता का मतलब ये तो कतई नहीं हुआ। तीसरे की बात करते हैं संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। तो ये जरूर है, संसद, अगर आप नागरिक हैं यहां पर तो संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा के और विधानसभाओं का सदस्य बनने का आपके पास अधिकार है। ठीक है, तो ये सही होगा। इसका मतलब 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, आंसर 1 और 3, 2 इसमें क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार, यहां ध्यान दीजिएगा, अधिकार और विशिष्ट अधिकार, 2 शब्द यहां जुड़े हुए हैं, अधिकार और विशिष्ट अधिकार, दोनों में कुछ अंतर है। किसे प्राप्त है? न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, केंद्रीय सरकार को। केंद्रीय सरकार को किसको होगा? देखिए, सामान्य तौर पर देखा जाए तो नागरिकता के निर्धारण का जो अधिकार है वो संसद को है। अगर हम अनुच्छेद 11 के हिसाब से देखें तो अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद को भविष्य में नागरिकता के निर्धारण के लिए शर्त बनाने का अधिकार होगा, कानून बनाने का अधिकार होगा, जिसका उपयोग करके संसद क्या करती है? पुराने कानूनों में संशोधन भी करती है नागरिकता से संबंधित। लेकिन आपके पास अगर आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं यहां पर, ठीक है ना, लेकिन सब कुछ सही भी है, जितनी जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहे, जो भी उसकी सेवा शर्तें हैं नागरिकता ग्रहण करने से संबंधित, उनको आप फुलफिल करते हैं, पूरी फुलफिल करते हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि आपको नागरिकता दे या न दे। यानी आप जो है किसी और देश के नागरिक हैं, जो कुछ भी है, आप नागरिकता संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उन सभी प्रावधानों को पूरा करते हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि आपको नागरिकता दे या फिर वो न दे। तो इस हिसाब से, और इस ऐसे अधिकार को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट अधिकार कहेंगे। ठीक है, अधिकार तो अलग बात हो गई, विशिष्ट अधिकार, स्पेशल राइट की बात करते हैं तो किसके पास है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है जन्म द्वारा तो प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भी भाग के सम्मिलन द्वारा, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर भारत संघ में कोई भाग सम्मिलित हो रहा है तो उसके लोग भी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। भारतीय बैंक में धन जमा करके, हाँ, अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा कर दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि पैसा जमा करने से भारत संघ के नागरिक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के संविधान की नागरिकता के उपबंधों के विषय में सही है? कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। तो ठीक है, दूसरा कह रहा है संसद को शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे। अन्य सभी विषयों के संबंध में क्या करे? उपबंध करे। तो देखा जाए तो वास्तव में पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है ना, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। संसद को शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करे। मैंने अभी बताया आपको कि अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान
किया गया है कि संसद भविष्य में नागरिकता संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर सकती है या नए प्रावधान बना सकती है या पुराने प्रावधान को समाप्त कर सकती है। ठीक है ना। और ये साफ साफ कह रहा है कि अनुच्छेद 5 के आधार पर ये बिल्कुल सही है कि अगर आप जो है किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आप भारत संघ के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 और 2 दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? इसमें दे रहा है 6 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 9 वर्ष। इसमें न्यूनतम 7 वर्ष की बात की गई है, लेकिन वो 10 वर्ष भी होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 10 वर्ष भी है, जिसमें विकल्प नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है तो वास्तव में लेकिन ये क्या होता है, 10 वर्ष होता है। न्यूनतम आपने 10 वर्ष यहां पर बिताए हों। ठीक है, तो ये अगर कह रहा कितने वर्ष बिताने होंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, इसमें 7 वर्ष होगा, 7 वर्ष या 10 वर्ष होगा। आंसर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्यों, किस आधार पर है? एक्चुअली जैसे यहां पर क्या है कि आप राज्य के निवासी हैं और भारत संघ के नागरिक हैं, यानी आप नागरिक कहां के होते हैं? नागरिकता जो आपकी होती है वो किसकी है? भारत संघ की है। ठीक है, लेकिन निवासी आप किसके हो सकते हैं? निवासी आप किसी भी राज्य के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो वहां पर क्या है, संघ और राज्य दोनों के नागरिक आप हो सकते हैं, संघ एवं राज्य की नागरिकता। ठीक है, तो वहां पर आप दोनों की नागरिकता का प्रावधान है, इसलिए ऐसी उसको क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता कहते हैं। एक सेंस में इसको और भी समझ सकते हैं आप कि अगर किसी एक देश के, मान लीजिए कि आप यूएस के नागरिक हैं, तो अगर आप चाहें कि ब्रिटेन के भी आप नागरिक बन जाएं तो वहां पर ऐसा हो सकता है, इससे वहां की नागरिकता का त्याग जो है वो नहीं होता है। इसको भी इस आधार पर भी आप देख सकते हैं दोहरी नागरिकता के सेंस को। फिलहाल इसका उत्तर क्या होगा, इसमें डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 एक अंतर्विष्ट किए गए। अंतर्विष्ट किए गए, बात सही है। ठीक है, ये इनको इसमें शामिल किया गया, एकदम सही है कि इनके प्रादेशिक मांगों को देखते हुए, एक्चुअली इनकी जो भौतिक संरचना है इस आधार पर है, या अन्य संरचना इस आधार पर है कि इनके लिए विशेष प्रावधान 371 ए में, 371 एक में करना जरूरी था। दूसरा कह रहा है कि ये सही है। दूसरा कह रहा है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि वहां संघ के भी नागरिक हो सकते हैं और राज्य के भी नागरिक हो सकते हैं, जबकि ये क्या कह रहा है, किंतु नागरिकता इकहरी है। इसका मतलब ये गलत है। थर्ड कह रहा है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ना कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि हम और आप भी, कोई भी व्यक्ति नागरिकता से कभी भी वंचित हो सकता है अगर उसने ऐसे काम किए हैं जो एक नागरिक के तौर पर नहीं करना चाहिए उसको। ठीक है, तो उसको कभी भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब वो अन्य प्रावधान भी, जैसे कि वो किसी और देश का भी नागरिक हो गया या कुछ और, तो भी उसको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इसमें देखा जाए तो केवल पहला सही है। ठीक है, केवल एक सही है, 2 और 3 ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, नागरिकता पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? यहां इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, लोगों को पता नहीं होता है। नागरिकता पंजीकरण प्रणाली जो अब बनाई गई है उसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस घटना को भारत में मिनिमम 21 दिन के अंदर, ठीक है ना, यानी 21 दिन के अंदर, अधिकतम 21 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, उसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है, ठीक है ना, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यानी मृत्यु का पंजीकरण और जन्म का पंजीकरण दोनों ही 21 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा इसमें, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? भारत के प्रवासी नागरिक यानी एनआरआई की बात की जा रही है। नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? वर्ष 1986, वर्ष 1992, वर्ष 1996, वर्ष 2003। वर्ष 2003, ठीक है। तो ये वर्ष 2003 की घटना है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में, ठीक है, इस पर मुहर लगाई गई थी, ठीक है। और इससे संबंधित प्रवासी नागरिक की श्रेणी जो एनआरआई की सीरीज है उसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा प्रविष्ट की गई थी, ठीक है। मतलब कि जो एक अनिवासी भारतीय की बात आती है, एनआरआई की बात आती है, तो वो 2003 में, और उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, ठीक है। और ये भारतीय प्रवासी सम्मेलन हुआ था और उस प्रवासी सम्मेलन में जो है इस बात पर चर्चा की गई थी और उसी के बाद इसको ये नया जो है लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। सेकंड कह रहा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा कह रहा है जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये गलत है, नागरिकता दे दी गई है मैंने कहा, लेकिन फिर भी कभी भी समाप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, बस जन्म से हैं या बाद में हैं, इसका कोई प्रावधान नहीं है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, बिल्कुल एकल नागरिकता का प्रावधान है और एक ही जगह आप स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसमें ये सही होगा, फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते। भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने संस्तुति की है कि अनिवासी भारतीयों के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए, ठीक है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो। ये राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये बताया था, ठीक है, कि अनिवासी भारतीयों के विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि कई सारे ऐसे एनआरआई आते थे यहाँ शादी करके और फिर चले जाते थे और वह जो है वहां पर जाकर के डाइवोर्स दे देते थे या मानते नहीं थे कि हमारी शादी हुई है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो आपको कोई दूसरा देश, क्योंकि परंपराएं अलग होती हैं, आप शादी की फोटो दिखा करके, शादी के वीडियो दिखा करके नहीं कह सकते कि नहीं हमारा विवाह हुआ है, क्योंकि यह विवाह पद्धति ही है, ये उस देश में प्रचलित नहीं होती है और जरूरी नहीं कि उसको स्वीकार करें कि यहाँ विवाह है। इसलिए गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है वो सर्टिफाइड होता है कि हाँ भाई आपने वहां पर शादी की हुई है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा
एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा कब? वह नागरिकता का स्वेच्छा से परित्याग कर दे। सही है। बी क्या कह रहा है? सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले। सी सही। सी कह रहा है वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। उपरोक्त सभी। बिल्कुल, इसमें क्या होगा? सभी सही है भाई। अगर व्यक्ति स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है नागरिकता तो छोड़ सकता है। अगला कह रहा है सरकार उसकी नागरिकता वापस ले। बिल्कुल, सरकार को अधिकार है, कभी भी आपकी नागरिकता वापस ले सकती है। वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले। बिल्कुल, उसको भी अधिकार है कि अगर किसी और देश का नागरिक होना चाहता है तो वो नागरिकता ले सकता है, लेकिन जैसे ही नागरिकता लेगा यहाँ नागरिकता अपने आप जो है समाप्त हो जाएगी, यानी यहाँ की नागरिकता वो खो देगा। इसका मतलब कि फर्स्ट भी सही, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी इसमें सभी सही है। आप लोग चाहें तो आंसर शीट मिला लीजिए। ठीक है, ये हमने इसकी सीट दी हुई है, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, तो ये कुल 20 क्वेश्चन रहे। मिलते हैं अगले, हम चैप्टर वाइज चलेंगे, तो अगली सीरीज जो आपकी होगी वो मोस्ट लाइकली फंडामेंटल राइट से संबंधित होगी। ठीक है, और इसी सीरीज में चलेंगे जितने भी चैप्टर आपके इंडियन पॉलिटी के हैं, हम लोग सभी को कवर करेंगे और सभी के कम से कम कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक आपको हम दे सकें। ठीक है, अभी हमारी कोशिश हो सकता है ये भी हो कि हम एक जो है सेट में 20 क्वेश्चन से ज्यादा भी ले लें। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा भी एक सेट में आपको हम दे सकें। ठीक है, थैंक यू।